नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मगध महाजनपद का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ यह समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के विषय में कंप्लीट जानकारी देखी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उदय होता है और किन किन महाजनपदों का उदय होता है, यह उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, ये कंप्लीट हमने पिछले वीडियो में समझा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। जो 16 महाजनपद हैं, इनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा वो था मगध। और आज हम इसी को समझेंगे कि किस प्रकार मगध महाजनपद का उत्कर्ष हुआ, किस प्रकार मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। तो शुरुआत करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख मिलता किससे है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जिनमें मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली बन गया, इसको आज हम समझ रहे हैं। जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जिस समय उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता का दूसरा जो भाग है उत्तर वैदिक काल, यह समाप्त होने वाला था। जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, उसके समकालीन ही 16 महाजनपदों का उदय होता है। और 16 महाजनपद की जानकारी मिलती किससे है? बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से। अब देखिए, मगध के उत्कर्ष का सबसे पहला कारण मगध की भौगोलिक दशा मानी जाती है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी सभी राजाओं ने मगध पर शासन क्यों करना चाहा, क्योंकि जो मगध की भौगोलिक दशाएं थी उस समय की, वो बहुत अच्छी थी। जो मगध है आज वर्तमान में, जो इतिहास में मगध का जो स्थान है, वो आज वर्तमान में बिहार के पटना और गया, ठीक है, बिहार के पटना, बिहार की राजधानी पटना और गया नामक जो स्थान है, यहां पर था मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य की अच्छी भौगोलिक दशाएं होने के कारण खेती में सुधार हो गया था इस समय, और खेती ज्यादा होने के कारण जो लोगों की आर्थिक दशा थी वो भी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण राजा को अधिक टैक्स प्राप्त होता था। और सभी राजा मगध पर शासन करने की इच्छा रखते थे और बार बार निरंतर युद्ध चलते रहते थे। मगध के उत्कर्ष का सबसे पहला कारण भौगोलिक दशा था, ठीक है, तथा मगध के उत्कर्ष में निम्न वंशों का, जो अब हम जिन वंशों को पढ़ेंगे कि किन किन वंशों ने इस पर राज किया, इन वंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा मगध के साम्राज्य के विस्तार में, ठीक है। देखिए, जो वंश हैं, शुरुआत से देखेंगे हम मगध पर किन किन शासकों ने या किन किन वंशों ने लगातार शासन किया। सबसे पहला जो वंश है वो है बृहदर्थ वंश। ये वंश जो है ये मगध का सबसे प्राचीनतम वंश है, यानी इसने सबसे पहले मगध नामक जगह पर शासन किया था। मगध महाजनपद बना है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, लेकिन इससे पहले भी तो यहां पर कोई ना कोई शासन करता रहा होगा। तो वो कौन सा वंश था? बृहदर्थ वंश। बृहदर्थ वंश मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश था। सबसे प्राचीनतम राजवंश मगध का बृहदर्थ वंश। इसकी स्थापना चेदिराज वसु के पुत्र बृहदर्थ ने की थी। बृहदर्थ वंश की स्थापना किसने की थी? चेदिराज वसु के पुत्र बृहदर्थ ने। बृहदर्थ वंश। बृहदर्थ का पुत्र जरासंध। बृहदर्थ का पुत्र कौन था? जरासंध। और इनकी राजधानी थी राजगृह। जो मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? शुरुआती जो राजधानी थी वो थी राजगृह, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र बन जाती है, वैशाली भी बन जाती है। अलग अलग शासक आते रहते हैं और राजधानियां चेंज होती रहती हैं, ये हम आगे समझेंगे। बृहदर्थ के पुत्र का नाम था जरासंध और इनकी राजधानी थी राजगृह। इन्होंने महाभारत काल में सत्ता संभाली थी, यानी जिस समय महाभारत का युद्ध होता है उससे पहले इतिहास में यह माना गया है कि लगभग 900 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन उससे भी पहले ये वंश मगध पर शासन कर रहे थे।
बृहदर्थ वंश। जो जरासंध है यह महाभारत का एक पात्र है और इसकी हत्या किसने की थी? पांडु पुत्र भीम ने श्री कृष्ण की सहायता से। आगे देखिए, पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मारा था। श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। यानी बृहदर्थ जो वंश है यह महाभारत के काल से पहले भी इसमें, यानी महाभारत का जो युद्ध हुआ उससे पहले का शासन करता आ रहा था। इस वंश में 10 राजा हुए, ठीक है। पहला कौन था? बृहदर्थ। और अंतिम राजा एक दरबारी मंत्री बना। अंतिम राजा कौन बना? एक दरबारी मंत्री। जब ये राजवंशों की शुरुआत होती तो उस समय तक इनका नाम पूरे डंके की चोट पर होता था, लेकिन बाद में जो अन्य शासक आते वो विलासी जीवन व्यतीत करने लगते, जिसके कारण इन वंशों की समाप्ति हो जाती थी। तो जो अंतिम शासक था वो एक दरबारी मंत्री बना जिसका नाम था पुलिक। और पुलिक की हत्या कर दी थी एक अन्य दरबारी मंत्री ने जिसका नाम था महीय। और इस महीय ने पुलिक की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। और इस बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य पर अपना एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी 544 ईस्वी पूर्व। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह संबंध बनाकर अपने साम्राज्य को फैलाया था। किन किन महाजनपदों में शादी करके उनको मिलाया? कौशल जो महाजनपद है इसके शासक का नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन से जिसका नाम महाकौशला से बिंबिसार ने शादी की। माना जाता है कि बिंबिसार की 500 से अधिक रानियां थी। 500 से भी अधिक रानियां बिंबिसार की थी। और वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्यों को अपने साम्राज्य में स्थापित किया या अपने साम्राज्य में मिलाया। तो कौशल महाजनपद के शासक प्रसेनजीत की बहन के साथ जिसका नाम महाकौशला से इसने शादी की और कौशल महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया। जो लिच्छवी गणराज्य है, लिच्छवी जनपद था। यानी हमने देखा था पिछले वीडियो में, ऋग्वैदिक काल में शासन की सबसे बड़ी इकाई थी जन, और उत्तर वैदिक काल में बन गई जनपद। और उत्तर वैदिक काल जब समाप्त होने वाला था उस समय बन गए महाजनपद। तो यानी जो ये लिच्छवी था ये इस समय जनपद था। और जो वज्जी है, वज्जी महाजनपद, वो लिच्छवी जैसे 8 जनपदों से मिलकर बना था। और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। और वैशाली के राजा थे चेटक और इनकी पुत्री का नाम चेलना। इससे शादी की किसने? बिंबिसार ने। अगला है भद्र नामक स्थान जो पंजाब में, ठीक है। यहां की राजकुमारी सेमा से शादी की बिंबिसार ने और भद्र यानी पंजाब तक वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनको अपने साम्राज्य में मिलाया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिंबिसार इतिहास का वह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। इससे पहले स्थायी सेना किसी शासक ने नहीं रखी थी। बिंबिसार इतिहास का पहला वह शासक था जिसने स्थायी सेना रखनी आरंभ की थी। सेकंड, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने जो जीवक था इस समय का प्रसिद्ध राजवैद्य इसको भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। वह जो बिंबिसार था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क यानी बिना कर के, बिना टैक्स के जल यात्रा की अनुमति दी थी। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद जो यह वंश है ना, हर्यक वंश, इसको पितृहंता का नाम दिया गया है। इतिहास में पितृहंता वंश किसको कहा जाता है? हर्यक वंश को। क्योंकि पितृहंता मीन्स अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठने वाले शासक। पितृहंता वंश वह होता है जिस वंश के शासक अपने पिता को मारकर
गद्दी धारण करते हैं या गद्दी पर बैठते हैं। तो इसकी हत्या, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने शासन कब तक किया? 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व। 493 ईस्वी पूर्व में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं मगध का शासक बना। जो अजातशत्रु है, इसके पिता ने यानी बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की थी और यह कामयाब भी रहा। लेकिन इसका पुत्र जो अजातशत्रु, इसने अपने ही पिता को मार दिया और स्वयं मगध का सम्राट बन गया, यानी स्वयं मगध का राजा बन गया। और इसने अपने पिता के विरुद्ध नीतियां अपनाई। इसने अपने ही परिवार के, यानी इसके पिता की जो 500 रानियां थी, उनसे जो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उनको ही मारना स्टार्ट कर दिया। तथा अपने इसके जो मामा थे, वो रहते थे वैशाली में, वहां पर भी इसने कई बार हमला किया। अजातशत्रु ने अपने पिता के विपक्ष नीतियां अपनाई, विपरीत नीतियां अपनाई और अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना। इसके समय 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां होती हैं, 4 बैठकें होती हैं। जो प्रथम संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, यह हुई थी बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति अजातशत्रु के समय। प्रारंभ में जो अजातशत्रु था, यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसने मगध साम्राज्य में 32 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु का जो बचपन का नाम था या जो अन्य नाम था, वो था कुणिक। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता था। अब आगे देखते हैं। 461 ईस्वी पूर्व, 32 वर्ष शासन करने के बाद 461 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। क्योंकि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, यानी पिता को मारकर राज सिंहासन पर बैठने वाले शासक। 461 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र उदयन ने कर दी। इसका नाम उदयन या उदयन। और पाटलिग्राम नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र जो आधुनिक बिहार की राजधानी है, पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम, इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और अपनी राजधानी पाटलिग्राम को बनाया। इससे पहले जो राजधानी चल रही थी वो कौन सी थी? मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगृह। इसको स्थानांतरित कर दिया किसने? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। और क्या बना दी? पाटलिग्राम को राजधानी बना दी। अब देखिए, जो हर्यक वंश का, इस पितृहंता वंश का अंतिम जो शासक था वो था नागदशक। नागदशक। जब नागदशक का समय आता है शासन करने का, उस समय तक यह हर्यक वंश बिल्कुल कमजोर हो जाता है और इसका विद्रोह कर देते हैं इसी के मंत्री, यानी जो नागदशक का गुरु था, इसका अमात्य जिसे कहते हैं, ठीक है। नागदशक के अमात्य, नागदशक की हत्या इसके अमात्य यानी गुरु ने, शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसकी हत्या कब की? 412 ईस्वी पूर्व शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। मगध की गद्दी पर एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश। अब देखिए, शिशुनाग ने वैशाली को अपने साम्राज्य में मिलाया। शिशुनाग ने आक्रमण किया वैशाली पर और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली को बना दी। ठीक है, यह आपको नोट कर लेना है या ध्यान में रखना है बिल्कुल कि सबसे पहले जो सबसे प्राचीन राजधानी थी मगध की, वो थी राजगृह। फिर चेंज कर दी, हर्यक वंश के शासक उदयन ने क्या बना दी? पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने इसको स्थानांतरित कर दिया, कहां पे? वैशाली में। ठीक है, अब देखिए, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक,
कालाशोक यह वापिस राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी यानी शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, इसने जब इसका शासन आया कालाशोक का, तो यह वापिस राजधानी वैशाली से कहां पे ले गया? पाटलिपुत्र में। और कालाशोक के समय बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति यानी दूसरी बैठक का आयोजन होता है। कब? 383 ईस्वी पूर्व। इसका उत्तराधिकारी कालाशोक था, यह वापिस राजधानी ले गया पाटलिपुत्र में, और बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का आयोजन कालाशोक के समय होता है 383 ईस्वी पूर्व में। अब देखिए, इस वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। और इस नंदीवर्धन की हत्या कर दी इसी के एक मंत्री ने, जिसका नाम था महापद्म नंद। कब की? 345 ईस्वी पूर्व। और मगध के साम्राज्य पर एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। कौन से? नंदवंश की। नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था कौन? नंदीवर्धन। इसकी हत्या किसने की? महापद्म नंद ने 345 ईस्वी पूर्व। और मगध के साम्राज्य पर एक नए वंश की स्थापना कर दी, नंदवंश की। यह नंदवंश बहुत शक्तिशाली रहा था। इस समय नंदवंश के शासकों ने यानी महापद्म नंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार सुदूर देशों तक कर दिया। यानी 16 महाजनपद जहां जहां तक फैले थे, लगभग उनमें सभी में अपने शासन की स्थापना कर दी थी। किसने? महापद्म नंद ने। इसी कारण जो महापद्म नंद है, इसको शासन साम्राज्य निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। जो नंद वंश का शासक था महापद्म नंद, इसको साम्राज्य निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, महापद्म नंद केंद्रीय शासन पद्धति का जनक था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को, क्योंकि दूर दूर तक यानी दूर दूर के महाजनपदों में शासन स्थापित करने के कारण इसने सभी का शासन संभालना शुरू किया केंद्र से सभी महाजनपदों का शासन संभालता था। जहां जहां तक मगध का विस्तार था, नंदवंश के शासन का जहां जहां तक विस्तार था, यह अपने शासन को केंद्र से चलाता था। इसी कारण केंद्रीय शासन पद्धति का जनक महापद्म नंद को माना जाता है। इसने इसको कलिंग विजेता भी कहा जाता है, क्योंकि कलिंग पर आक्रमण करके इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और इसका उल्लेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। कलिंग का जो बाद का शासक होता है, अशोक महान के समय जिसका युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध, अशोक और कलिंग नरेश खारवेल के बीच उसने निर्माण करवाया था हाथी गुफा का। और उस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग तक अपना शासन स्थापित किया था। यह कलिंग आज वर्तमान उड़ीसा में है। और इसने महापद्म नंद ने कलिंग तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। इसका विवरण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने, जिसका युद्ध हुआ था अशोक महान के साथ कलिंग नरेश खारवेल और अशोक के बीच युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। अब देखिए, सुदूर देशों तक अपने शासन को फैलाने के कारण नंद वंश को साम्राज्य निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसमें भी बहुत से शासक हुए नंद वंश में, लेकिन जो अंतिम शासक है वो कौन था? इस वंश का अंतिम शासक घनानंद। इसके समय सिकंदर ने भारत विजय का अभियान चलाया था। अब हम समझते हैं कि इस वंश का पतन किस प्रकार हुआ। जो घनानंद था, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय जो यूनान का सिकंदर था, इसने भारत विजय का अभियान चलाया था 326 ईस्वी पूर्व। जब सिकंदर की अफवाह फैली कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा, तो उस समय कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य, इन्होंने
घनानंद से सहायता मांगी थी कि आप सिकंदर से युद्ध करें तथा उनको वापस भेज दें। लेकिन जब चाणक्य घनानंद के दरबार में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि चाणक्य का अपमान कर दिया था। किसने? घनानंद ने। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपना एक शिष्य तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 ईस्वी पूर्व चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध करके कौन से वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की। अगले वीडियो में हम समझेंगे सिकंदर का आक्रमण और मौर्य वंश को।